Gently close your eyes. We'll say the prayer. Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwara, Guru Sakshat Para Brahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Om Shanti Shanti Shanti. Yes. All right. Um, so yesterday we read a few examples about Mari and Ralph. अलग अलग तरह के हमने वाक्य सुने कि जो वाक्य सुनने की वजह से कोई कोई पॉजिटिव वाक्य होते हैं, फिर भी उनका कहने का मतलब या तो उनका जो फीलिंग एसोसिएटेड फीलिंग होता है ये नेगेटिव आ सकता है। तो वो जो साइड हेडिंग था वो हमने कल खत्म किया, हाउ जजमेंट फील्स एनर्जेटिकली। तो जब हम कोई जजमेंट का सेंटेंस खुद को बोलते हैं या दूसरे से सुनते हैं तो एनर्जी हमें हमारे कैसे बदलाव आता है और हमें कैसे बुरा लगता है। फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगी, जितने जन वीडियो ऑन रख सकते रखो। इफ यू कांट आई अंडरस्टैंड, इट्स ओके, बट आई हैव एवर मेनी एज एज हु यू कैन, जितनी भी देर, दैट्स ओके। ऑलराइट, सो नेक्स्ट साइड हेडिंग पे हम जाएंगे, हाउ जजमेंट फील्स इमोशनली। अब कोई जजमेंट जो आता है एनर्जी तो हमारा बिगाड़ता है, लेकिन भावनाएं हमारे क्या होती है, इमोशनली हमें कैसा महसूस होता है। दिस ब्रिंग्स अस टू हाउ जजमेंट्स मेक यू फील इमोशनली, विच इज स्टेप 3 इन जजमेंट रिकग्निशन। ये जजमेंट का स्टेटमेंट है, ये रिकग्निशन में पहली बात तो वो सेंटेंस क्या होता है, दूसरी बात स्टेप 2 में ये हो गया कि हमारी एनर्जी बदलती है, स्टेप 3 में हमारे इमोशंस चेंज होते हैं। लर्न टू रिकॉग्नाइज द इमोशनल रिएक्शन यू हैव टू जजमेंट्स। और ये मैं हमेशा कहती हूँ कि देखो, थॉट को फॉलो नहीं कर सकते क्योंकि थॉट सूक्ष्म है, लेकिन इमोशंस, मुझे अभी कैसा फील हो रहा है, ये हम हर क्षण खुद को पूछ सकते हैं। हाउ व्हाट एम आई फीलिंग राइट नाउ, हाउ एम आई फीलिंग, और हाउ आई एम फीलिंग इसको देखेंगे तो इट विल लीड अस टू व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो याद आएगा कि किस बात पे से मुझे अभी ये इमोशन फील हो रहा है। सो लर्न टू रिकॉग्नाइज द इमोशनल रिएक्शन यू हैव टू जजमेंट्स। You may be more aware of your feeling responses than your energy response or vice versa. The energetic effects limit your functioning and cause frustration, but the emotional effects of judgment often result in pain and suffering. अब आप पूछोगे कि एनर्जी में जो फर्क आता है और इमोशनल जो फर्क बनता है, ये दोनों को अलग से कैसे पहचाने। तो जब हमारी एनर्जी बदलती है ना, तो हम शून्य हो जाते हैं, या तो हम रेस्टलेस हो जाते हैं, या तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और हमारा दिमाग क्लैरिटी से काम नहीं करता। इसका क्या मतलब हुआ, हम हमारे फंक्शन में, कार्य में सीमित हो जाते हैं। और इमोशनल इफेक्ट क्या होता है, इमोशनल इफेक्ट पेन एंड सफरिंग होता है, हमें दुख होता है, हमें दर्द होता है। हाँ, तो ये इमोशनल रिएक्शन है जजमेंट पे, और वो एनर्जेटिक रिएक्शन है जहां पे तुम नहीं रहते। ऑलराइट, तो ये डिफरेंस है। अच्छा, अभी यहाँ पे इमोशनल के उन्होंने फिर से कुछ उदाहरण दिए हैं, एग्जाम्पल्स दिए हैं। Dine had just found a bad run in her pantyhose and had no time to buy a new pair before an important job interview. Her judge has no mercy. She feels exposed, panicked, ashamed, ugly and hopeless. तो ये एक बहन है, ये डाइन नाम की व्यक्ति है। तो वो तैयार हो रही थी, और जैसे नहीं क्या हमारे साड़ी से या चुन्नी से धागा खींच जाता है, उन लोग ऐसे लंबे वाले स्टॉकिंग्स पहनते हैं ना, तो उसके स्टॉकिंग से पूरा धागा खींच गया था। और उसका ध्यान में आया कि अब मेरे पास न बदलने का समय है, और अब मैं इस तरह से जा भी नहीं सकती, और उसको, उसका जॉब इंटरव्यू है, उसको लेट हो रहा है, नया खरीदने का वक्त नहीं है, और उसके अंदर की आवाज जो है वो उसको बहुत कुछ भला भला बुरा बोलने लगी, और उसे, उसके दिमाग में खुद को लेके
कैसे ऐसा कर सकती हो, पहले से तैयारी क्यों नहीं रखी, क्यों नहीं तुम्हारे पास एक्स्ट्रा पैर है, ये नहीं किया, वो नहीं किया, अंदर से डांट शुरू हो जाती है। और तब उसको कैसा महसूस होता है, एक्सपोज्ड, पैनिक्ड, अब मैं क्या करूं, अशेम्ड, शर्म आती है, अगली, मैं कितनी मूर्ख हूं, मैं कितनी बुरी हूं, एंड होपलेस, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ये उसको अंदर से सारी भावनाएं महसूस होती है। हम्म? दूसरा उदाहरण है, लियो's father recently told him it was a disgrace that he was 42 years old and still didn't make enough money to buy a house। लियो के पिता ने बस अभी अभी उससे कहा कि वो 42 साल का यानी 42 इयर्स ओल्ड का हो गया है और वो खानदान के नाम पे कलंक है, क्योंकि 42 इयर्स का होते हुए भी उतना वो पैसा नहीं कमा रहा कि अपना खुद का घर खरीद सके। मुझे तो लगता था सिर्फ इंडिया में खुद का घर होना जरूरी है। बाकी के यहाँ भाड़े से चल जाता होगा। लेकिन नहीं, इनके यहाँ भी वही है कि अभी तक खुद का घर नहीं है। सो स्टिल डिडंट मेक इनफ मनी टू बाय अ हाउस। अब लियो को क्या लगता है, कैसे महसूस हुआ होगा? लियो फील्स अशेम्ड, स्मॉल, अफ्रेड एंड हर्ट। उसको खुद की लाज आती है, बहुत छोटा वो खुद को महसूस करता है, अंदर से डर लगता है क्या हम कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, और पिता के आंखों में उसकी खुद की कीमत इतनी कम है, ये देख के उसे दुख भी बहुत होता है। तीसरा, Milani's 10-year-old son comes home from school complaining that his friend's mom let him stay up as late as he wanted to. Why is Milani so mean to him? ओके, तो मिलानी का लड़का जो है 10 साल का घर पे आता है और माँ से झगड़ा करता है, कहता है कि उसकी दोस्त की माँ तो उसको जितना चाहे उतना रात को देर तक जागने देती है और वो कितनी अच्छी है, और मिलानी उसके साथ इतनी बुरी क्यों है, हाँ, इतनी बुरी माँ वो क्यों है, ये उसका सवाल। तो मिलानी को कैसे महसूस होता है? शी फील्स एंग्री, रिसेंटफुल, अनअप्रिशिएटेड, गिल्टी एंड डिफेंसिव। ये तो हम सब ना, उसकी मम्मी देखो वो उसको करने देती है, तुम मुझे नहीं करने देती। ऐसा जब हमारा बच्चा हमें ये कहता है तभी हमें गुस्सा भी आता है, हमें बुरा भी लगता है और हमें लगता है कि इतना अनअप्रिशिएटेड लगता है, इतना कुछ मैं करती हूँ पर मतलब कोई गिनती नहीं है। गिल्टी भी महसूस होता है कि क्या मैं मेरे बच्चे के साथ बहुत ज्यादा सख्ती करती हूँ, ये भी सवाल मन में उठता है, और डिफेंसिव भी, नहीं नहीं, मैं तो तुम्हारे अच्छे के लिए ही तो बोल रही हूँ, या तुम्हारे अच्छे के लिए मैं तुम्हें 10 बजे या 9 बजे जो भी है बेड टाइम तुम्हारा मैंने फिक्स किया हुआ है। तो ये डिफेंसिवनेस भी उसमें आ जाता है। अब Paul has just come out of a private session where he realized how afraid to approach women he had been all his life, something he covered up by pretending his he didn't care। पॉल जो है वो साइकोथेरेपी कहते हैं ना, काउंसलिंग सेशन से अभी प्राइवेट सेशन लेके जब बाहर निकलता है तब उसके ध्यान में आता है कि वो हमेशा से ही वो औरतों से बोलने को शर्माता रहा है। औरतों से बोलना, हाँ, स्त्रियों से बात करना उसके लिए आसान नहीं है, और वो हमेशा प्रिटेंड करते आया है कि है, मुझे नहीं बात करना है, मुझे मन नहीं है, पर एक्चुअल में वो औरतों से बात करने को डरता है। ये उसके ध्यान में इस सेशन के बाद आता है। तुरंत उसके अंदर का जज, ये ध्यान में आते ही अंदर का जज उस पे कूद पड़ता है। वॉट अ फोनी यू हैव बीन ऑल दिस टाइम, एक्टिंग एज इफ यू डिडंट लाइक विमेन। देखा कितना प्रिटेंड करते थे तुम, ऐसे दर्शाते थे जैसे कि तुम्हें स्त्रियां पसंद ही नहीं है, लेकिन तुम एक बहुत बड़े झूठे निकले। यू आर रियली पैथेटिक, तुम तो यार बहुत गए गुजरे हो। पॉल्स न्यू फाइंड अवेयरनेस गिव्स वे टू ह्यूमिलिएशन। तो जो रियलाइजेशन, जो इंसाइट उसे एक प्राइवेट सेशन से मिला था, एक काउंसलिंग सेशन से मिला था, वो वो खुद के बारे में जो वो समझा था, उसका क्या हुआ, उससे उसको ह्यूमिलिएट यानी उसको शर्मनाक हो गया, वो डिफीट यानी हार गया जैसे महसूस हुआ, विड्रॉवल फिर से अंदर चला गया,
एंड डिप्रेशन, और बिल्कुल डिप्रेस हो गया। तो जब जब हमें इंसाइट्स आती है, अंडरस्टैंडिंग्स आती है, जब जब हमें रियलाइजेशंस होते हैं, वो रियलाइजेशंस आगे वर्क क्यों नहीं करते? हाँ, मेरे काम में बहुत बार ये लोग सवाल पूछते कि मैं समझती हूँ, आपण म्हणतो ना, कळतं पण वळत नाही, का वळत नाही? बिकॉज अंदर का जजमेंट जो भी समझा है, जे काय कळलं आहे, हाँ, उसको निगेट कर देता है। तो वो जो अंदर का जज है, जिसने उस बात से एम्पावर होने की जरूरत थी, एक्सपैंड होने की जरूरत थी, उसके बदले वो उसे निगेट करके और डिप्रेशन में डाल देता है। तो ये कुछ उदाहरण थे, और यहाँ पे आगे वो कह रहे, रिमेम्बर हाउएवर दैट यू मे हैव कंप्लीटली शट ऑफ योर फीलिंग्स इन रिलेशन टू मेनी ऑफ योर सेल्फ जजमेंट। लेकिन एक बात ध्यान में रहे, बहुत बार ऐसे होता है कि खुद के ऊपर हम जजमेंट पास करते हैं, लेकिन उसके साथ आने वाली जो भावनाएं हैं, वो भावनाओं का स्विच हमने ऑफ कर दिया होता है। उसके साथ लगकर आने वाली फीलिंग्स हमने दो चार बार फील करके अब मुझे ये फील नहीं करना, उसको दबा दिया होता है, सप्रेस कर दिया होता है। यू मे ओनली बी अवेयर दैट द जजमेंट एक्टिविटी इज अ nagging bothersome habit that you can't seem to stop and that serves no useful पर्पस। तुम्हें बस इतना ख्याल में आता है कि ये मेरे मन मन है ना अंदर से, ये मुझे मेरे पीछे पड़ा हुआ होता है, नैग करता है मुझे तक, ये बस मेरी ओवर थिंकिंग, अगेन वी कम टू दैट टर्म, ये मेरी बुरी आदत बन चुकी है। ओवर थिंकिंग अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बुरी आदत बन चुकी है, तो वो थॉट्स जो है, वो तुम्हें क्या महसूस करा रहे हैं, उसकी तरफ तुम ध्यान नहीं दे रहे हो। वो थॉट को लग के आने वाली करस्पॉन्डिंग फीलिंग जो है, उसको तुमने दबा दिया है। In these cases, it may take patient and compassionate self-awareness to allow you to reach the emotion underlying your detachment। तो अपने ही भावनाओं से नाता तुमने तोड़ दिया है। अब इसको सजगता में लाके उन भावनाओं से फिर से जुड़ने के लिए हमें बहुत पेशेंस और करुणा, सेल्फ अवेयरनेस का प्रेम और करुणा से हमें काम करना होगा। तब जाके उसके नीचे दबी हुई जो भावना है, उससे हम जुड़ पाएंगे। Until this happens, जब तक वो नहीं होता, it will be impossible to understand specifically how a particular judgment works on you। देखो, एक ही जजमेंट हो सकता है कि यार तुम ना बहुत तुम हमेशा नाकाम हो, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन तुम हमेशा नाकाम हो, ये थॉट अगर ममता को आया, या सुचित्रा को आया, या मीना को आया, या चारू जी, या मुझे आया, हम सबकी उसको लग के आने वाली फीलिंग जो है, ये हमारे हिस्ट्री और हमारे अनुभवों का जो भी इतिहास है, इस पे आधारित होगा। हम सबके इमोशंस उसी वाक्य के सेम नहीं होंगे, क्योंकि हमारे अनुभव अलग अलग है। तो कोई भी अगर तुमने भावना को दबा दिया है, तो उसको समझने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए तुम ही सिर्फ प्रेम और पेशेंस से उस पर काम कर सकते हो, और तुम ही है उस भावना के साथ जुड़ने के लिए जो भी करने की जरूरत है, वो तुम कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी के हीरोइन या हीरो तुम हो। तो तुम्हें पता है कि ये जजमेंट किस बात को लेके आ रहा है, या क्यों ये अगेन एंड अगेन मेरे दिमाग में ये थॉट अगेन एंड अगेन क्यों आता है। ऑलराइट, जजमेंट्स मेक यू फील डेफिशिएंट। लेकिन देखो, ओवरऑल कुछ भी हो, हमारे जजमेंट्स जो है ना, ये हमें हाउ डू दे मेक यू फील डेफिशिएंट, यानी तुम कम हो, गिल्टी, सेल्फिश, स्वार्थी, डम, मूर्ख, आउट ऑफ कंट्रोल, तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है, अफ्रेड, डरा देते हैं, एंग्री, गुस्सा, अशेम्ड, लज्जा,
हर्ट यानी दुख, ह्यूमिलिएटेड यानी अपमानित, अगली यानी बुरा, लेजी, पैथेटिक, सैड, हेल्पलेस, आइसोलेटेड, एलिएनेटेड, डिप्रेस्ड और पॉसिबली, ये ये सब नेगेटिव फीलिंग हमें फील कराते हैं हमारे जजमेंट। ओके, बेसहाय है, अकेले पड़ गए हो, डिप्रेस्ड, ऐसा फील कराते हैं। या तो और पॉसिबली सुपीरियर, मैं नंबर वन हूँ, एरोगेंट, गर्व जो कहते हैं ना, तो वो नाक चढ़ा, राइटस, मैं जो भी बोलती हूँ सही बोलती हूँ, पफ्ड अप यानी अहंकारी, टू नेम बट अ फ्यू ऑफ द फीलिंग्स, ऐसा भी वो तुम्हें महसूस करा सकता है। आई एम द बेस्ट पर्सन आई नो, ऐसा भी तुम्हें महसूस करा सकता है। मुझसे बेहतर कोई नहीं, मैं एक ही बेहतर, मैं, मेरे से बेहतर कोई नहीं है। हाँ, तो ऐसा भी महसूस करा सकता है। ऑल ऑफ दीज आर अनप्लेजेंट स्टेट्स, नो वन लाइक्स टू फील, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको ऐसी स्थिति या ऐसी भावनाएं अच्छी लगती है। द एक्चुअल सेंसेशंस कैन बी अनकंफर्टेबल और अनप्लेजेंट, बट इवन मोर डिफिकल्ट आर द एसोसिएटेड बिलीव्स एंड मेमोरीज कनेक्टेड टू दीज स्टेट्स। तो ये जो लज्जा या गुस्सा या डर या गिल्टी या स्वार्थी हमें जो जो जजमेंट है, ऐसा ऐसा जो महसूस कराते हैं, वो तो अच्छे है ही नहीं, लेकिन उससे भी मुश्किल उनसे जुड़ी हुई, उन भावनाओं से जुड़ी हुई जो हमारी मान्यताएं हैं और जो हमारी स्मृतियां है, ये उससे भी कठिन होती है। In fact, your beliefs about these negative feelings are what cause them to affect your sense of self-worth. तो ये जो नेगेटिव फीलिंग है, उसको लग के तुम जो भी चीज को मानते हो, जो भी तुम्हारा बिलीफ सिस्टम है, उससे तुम तुम्हारी खुद की कीमत करते रहते हो, खुद का सेल्फ वर्थ बताते रहते हो। It is the devaluation engendered by judgment that causes you to dislike yourself for having those feelings, which brings about self rejection। और फिर देखो क्या होता है, अरे खुद को ही कम, खुद को ही बुरा महसूस होता है, और जब खुद की ही कीमत अपनी ही नजरों में जब हम गिर जाते हैं, तो हम खुद से ही द्वेष करने लगते हैं, क्योंकि ऐसी भावनाएं मेरे अंदर, जलसी, स्वार्थीपना मेरे अंदर, ये सोच के ही लज्जा महसूस करते हैं और खुद को ही हम द्वेष करने लगते हैं और फिर खुद को ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ रिजेक्शन। हाँ, हम खुद का ही स्वीकार नहीं करते। अ वेरी इंपॉर्टेंट इंसाइट अराइजेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस अवेयरनेस। जब ये हमारे ध्यान में आता है, जब ये सजगता हमें आती है, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हमारे ध्यान में आती है। यू डिसलाइक एंड रिजेक्ट योर सेल्फ फॉर हैविंग सर्टन फीलिंग्स। कोई कोई तुम्हारी भावनाएं हैं, वो तुम्हें इतना बुरा महसूस कराती है कि तुम खुद को ही नाकार देते हो। वॉट एवर द रीजन, कारण कोई भी हो, दिस फैक्ट फील्स लाइक अ गिवन बियॉन्ड योर कंट्रोल। तभी मेरे हाथ में क्या है, ये तो मेरे आपे के बाहर है या मेरे कंट्रोल के बाहर है, ऐसा हमें लगने लगता है। यू वर नेवर टॉट दैट फीलिंग्स आर जस्ट फीलिंग्स। हमको ये कभी नहीं सिखाया गया कि जो भी तुम्हें महसूस होता है, बस वो कुछ भावनाएं ही है, दैट दे आर नॉट स्टेटमेंट्स अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर। अब भी तुम्हें गुस्सा आया है, इसलिए तुम गुस्सेली व्यक्ति हो, जरूरी नहीं है। वो तभी के लिए, कुछ समय के लिए। लेकिन अगर समझो तुमने 2 बार कोई, समझो तुम फर्स्ट स्टैंडर्ड में है, ओके, और तुम्हारे पास किसी ने पेंसिल या रबर या कुछ मांग लिया, हाँ, और या तो किसी ने और कुछ और दूसरे ने फिर, और तुमने मना कर दिया। फिर कभी किसी ने कुछ मांग लिया, उसी व्यक्ति ने मांग लिया, फिर दोबारा तुमने मना कर दिया, फिर तीसरी बार और कोई चीज उसने मांग ली, और तीसरी बार भी तुमने जब मना किया, उसका ईगो हर्ट हो गया, उसने बोला तुम बहुत स्वार्थी हो।
तुरंत अंदर की आवाज जजमेंट, एक फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है, 6 साल का बच्चा, तुरंत अंदर की आवाज स्टेटमेंट बोलेगा कि देखा तुम अपनी चीजें किसी से बांटते नहीं हो ना, इसलिए लोग तुम्हें स्वार्थी समझते हैं। और फिर तभी से वो स्वार्थी होने की जंग शुरू हो जाएगी। और तुम खुद को ही देखोगे, और जब भी तुम्हें किसी को कोई चीज अपनी देने का अगर मन नहीं है, कारण कोई भी हो, वो कारण सही है या गलत है, ये सोचते हम नहीं बैठते। बस हम खुद को, नहीं मैं स्वार्थी हूँ, और फिर किसी एक मोड़ पे वो अंदर की आवाज बोलते रहता है तुम स्वार्थी हो, स्वार्थी हो। एक दिन चिढ़ के 2-4 साल के बाद तुम उसको बोल देते हो हाँ मैं स्वार्थी हूँ, जो करना है कर लो। और ये तुम्हारे सबकॉन्शियस में बिलीफ सिस्टम बन गया कि तुम स्वार्थी हो। इससे अपना असली वर्जन सामने कैसे आएगा? हाँ, तो अभी तो तुमने वो जो तुमने क्यों मन किया था देने से, वो सब रह गया बाजू में। हाँ, कि तुम्हारा कारण, मे बी तीनों बार तुम्हारे पास सही कारण था ना बोलने के लिए, मे बी वो व्यक्ति कुछ भी हो सकता है, लेकिन खुद को तुमने स्वार्थी बोल दिया, अंदर की आवाज ने वो रिपीट कर दिया, वो कान में बात बजते रहती है, तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो, तुम स्वार्थी हो। मुझे याद है, मेरी एक दूर की सेकंड कजन है, कजन सिस्टर है, हम लोग हमेशा हॉलीडे साथ में सब बच्चे स्पेंड किया करते थे। और गुजरात में उधर का शेड्यूल अलग होता है, तो मेरा जल्दी एग्जाम हो जाता था, कॉन्वेंट स्कूल्स का यहाँ पे अलग होता है। तो मैं वहां पे गई हुई थी, और स्कूल से वो एक दिन रोते हुए आई, बहुत छोटे थे हम, ऐसे ही पहली दूसरी में, और रोते हुए आई, और रोना उसका रुक ही नहीं रहा था। और उसकी मम्मी उसको पूछ रही क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरे क्लास में एक लड़की ने मुझे लुच्ची कहा। गुजराती में, हिंदी में भी शायद ये वर्ड है कि तू लुच्ची है, यानी तू यू आर अ कनिंग पर्सन। तो उसको इतना बुरा लग गया था कि उसका, वो स्कूल से रोते रोते आई, और उसका रोना रुक नहीं रहा था। कई दिन तक वो ड्रामा चला। अब कहीं तो भी जाके वो सबकॉन्शियस में बैठ गया होगा, अब मुझे ख्याल आ रहा है कि वो शायद उसके सबकॉन्शियस में बैठ गया होगा कि तुम लुच्ची हो। या, सो दिस इज हाउ हमारे बिलीफ सिस्टम तैयार होते हैं। हम सही में वैसे हैं या नहीं, ये देखने के लिए भी हम नहीं रुकते। सो you were never taught that feelings are just feelings, they are not statements about the kind of person you are. तो अब भी तुम्हें जो 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 भी महसूस हो रहा है, ये थोड़ी देर के लिए है, कुछ देर में ये भावना चली जाएगी। द इमोशन विल ड्रेन अवे, द फीलिंग विल गो अवे, यू आर नॉट दैट काइंड ऑफ पर्सन। ये हमें किसी ने नहीं समझाया। You automatically assume that there is something wrong with having feelings you characterize as negative. जिस भावनाओं को हम नेगेटिव समझते हैं, उससे हम बुरे बनते हैं, ये हमारी मान्यता बन जाती है। अब देखो, गुस्सा जैसा, एंगर, एंगर एंगर जो फीलिंग है, ये इसको हम नेगेटिव फीलिंग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि शायद इसका रूप या इसका जो व्यक्तित्व होना है, ये नुकसानदायी, इट कैन बी अ डिस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन of anger, can become a destructive expression, and so maybe we call it negative. But actually when you go to see, anger makes you realize that there is something wrong somewhere. Anger makes you realize that where you are hurting in your heart, किस चीज का दुख हुआ है। एंगर मेक्स यू रियलाइज द अंडरलाइंग फीलिंग ऑफ फियर और पेन दैट यू आर एक्सपीरियंसिंग। अगर गुस्सा जो है, इसमें ताकत भी बहुत है। हाँ, जितने हाउसवाइफ्स है मेरे जैसे, आपके ध्यान में आ जाएगा, बहुत गुस्सा आता है उस दिन पूरा घर चकाचक साफ कर हाँ, सारा घर काम हो जाता है फटाफट, गुस्से ही गुस्से में। तो इट कैन बी कंस्ट्रक्टिव ऑल्सो, हाउ कैन वी कॉल इट ओनली नेगेटिव, डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज एक्सप्रेस।
Now that is a positive expression of anger, I will say, if you're cleaning up everything or getting some long pending work done, right? So that's a positive. So it makes us feel negative. हमें negative महसूस होता है. Remember, emotions like thoughts and sensations are forms the soul takes on. They do not define its true nature. तो जैसे हमारे थॉट्स है, जैसे हमारे सेंसेशंस है, जो हमें एनर्जेटिक सेंसेशंस है, और तीसरा ये हमारे जो इमोशंस है, ये हमारी आत्मा झेल लेता है, लेकिन ये आत्मा भाव नहीं है. आत्मा भाव कौन से हैं, हमने 2-3 बार ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. So it does not define its true nature. What would happen if you didn't reject or dislike yourself for experiencing the feelings aroused by a judgment? तो अब ये सवाल उठता है कि अगर तुमने खुद को रिजेक्ट नहीं किया, हाँ, अगर तुमने खुद का अस्वीकार नहीं किया, जब भी ये जजमेंट आता है या वो जज कुछ बोल देता है, अगर तुमने खुद का अस्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? हाँ, इस पे अब देखते हैं क्या होगा. Alright, as you explore through this book the ways you came to believe that painful feelings must be avoided, the possibility that you can allow the entire spectrum of your feelings without rejecting any of them will become more apparent. जैसे जैसे ये किताब पढ़ते जाएंगे, एक्सरसाइज करते जाएंगे, हमारे ध्यान में ये आएगा कि जो जो भावनाओं से हमें दुख होता है, दर्द होता है, बुरा लगता है, उनको हमने रिजेक्ट करना सीख लिया है, उनको हम रिजेक्ट कर देते हैं, नकार देते हैं. दिस विल बिकम अ की टू डीलिंग इफेक्टिवली विद द जज. कौन सी भावनाओं को मैंने दबा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है, सप्रेस कर दिया है, ये जब बात मेरे ध्यान में आएगी तब मैं उसको दोबारा उठाऊंगी, और अब जो सजगता आई है वो सजगता से मैं उसकी तरफ देखूंगी. और जब सजगता से हर इमोशन, हर एनर्जेटिक सेंसेशन और हर थॉट को हम देखना सीख जाएंगे, तब हम फिर से ये जज की आवाज को हम बंद कर पाएंगे. हमारी सत्ता हमारे हाथ में फिर एक बार ले लेंगे. जो जज के हाथ में दे दी है सत्ता, वो हम उससे, वो डिक्टेटर से हटा देंगे और वहां पे हम हमारे हाथ में ले लेंगे. So we move on to the next side heading, which is judgments and attacks. अब देखो judgments कैसे होते हैं और वो अटैक कैसे करते हैं. Let's for a moment imagine an interaction between two people in order to observe more closely the effects of judgment. देखो judgment का परिणाम कैसे होता है, ये देखने के लिए दो व्यक्तियों का हम उदाहरण लेंगे. दो लोगों के बीच जो हो रहा है उसको देखते हैं. His boss throws the papers on Bob's desk and scowls. Bob, that's the worst piece of phenomenal promotional writing I have ever seen in my life. What is the matter with you? बॉब का बॉस आता है, बॉब ने जो लिखा हुआ होता है वो पेजेस वो बॉब के टेबल पे पटकता है और गुस्से से उसको कहता है कि इससे बुरा तो लिखा हुआ मैंने कभी जिंदगी में पढ़ा नहीं है. तुमको क्या हो गया है तुमको? हाँ, इतना बुरा काम तुम क्यों करने लगे हो? ऐसा वो पूछता है. तो बॉब पे देखो इसका परिणाम क्या होता है. ये बॉस का जो आके बोलना है, तो बॉब के खांधे जो है, his shoulders slump. Okay, his shoulders slump, his eyes scan the floor. नजर जमीन पे चली जाती है. Trying to catch his breath, सांस उसकी फूल जाती है, वो सांस नहीं ले पाता है, और वो मुश्किल में, मतलब उसके शोल्डर्स ये स्लम्प हो गए हैं, नजर जमीन पे चली गई है और सांस लेने की मुश्किल हो रही है, और वो लड़खड़ाते हुए बोलता है, yes, well, I figured that approach might work. Please give me another chance. I need this job. तो उसकी जबान स्मूथली चल नहीं पाती है,
उसकी स्पीच अफेक्ट हो जाती है। वो कहता है हाँ, मैंने जो अप्रोच लिया है ये वो अप्रोच शायद काम नहीं कर रहा है, और मुझे और एक चांस दे दो, मुझे प्लीज इस नौकरी की मुझे बहुत जरूरत है। In this situation, an individual received input from another person and reacted by losing vitality, awareness and responsiveness. अब देखो इस सिचुएशन में हुआ क्या। बॉब नामक जो व्यक्ति है वो व्यक्ति ने दूसरे की दी हुई चीज, यानी दूसरे का दिया हुआ रिपोर्ट या इवैल्यूएशन जो है, वो बात दूसरे से इनपुट उसने लिया, और उसका उसकी प्रतिक्रिया क्या थी, उसके अंदर का तेज चला गया, सजगता खो गई, और रेस्पॉन्सिवनेस, और वो रिएक्ट कर बैठा। वो सोच समझ के शांति से रिस्पॉन्स नहीं दे पाया, वो रिएक्ट कर बैठा। हिज फंक्शनिंग बिकेम डिस्टॉर्टेड। अब उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, नजर से नजर नहीं मिला सक रहा है वो, और उसकी नजर नीचे चली जाती है, उसका शरीर सिकुड़ जाता है, और उसकी वाचा जो है, उसकी स्पीच जो है, ये स्पीच खराब हो जाती है। It became distorted enough range from impulsive overreaction to complete immobilization. एक तो ओवर रिएक्ट हो गया, नहीं नहीं प्लीज मुझ पर दया करो, मुझे सेकंड चांस दे दो, मुझे इस नौकरी की बहुत जरूरत है, ये एक ओवर रिएक्शन हो गया। और दूसरा कंप्लीट इमोबिलाइजेशन, आपण म्हणतो ना जागेवर खेळला तो, he could not move, his speech that movement was not happening, his thought he could not, that movement was not happening, he could not think straight, तो वो immobile हो गया। From the outside it would appear that Bob has been attacked. अगर बाहर से तुम इस सीन को देख रहे हो तो तुम्हें ये लगेगा कि बॉब के बॉस ने उस पर अटैक कर दिया है। अ वर्बल, शब्दों का बाण चला दिया है। अ वर्बल एरो शॉट हिम डाउन, और उस बाण चलाकर उसे गिरा दिया है। इंटरनली हाउएवर, ये बाहर से दिखेगा, लेकिन अंदर से बॉब एक्सपीरियंस्ड हिज बॉब्स वर्ड्स as simply confirming his worst fear about himself, that he is a failure. अब अंदर से क्या हुआ, बॉब ने खुद को ऑलरेडी तय कर लिया था, खुद को उसने लाखों बार बोलकर उसके बिलीफ सिस्टम में डाल दिया था कि मैं एक नाकाम यूजलेस व्यक्ति हूं। और अब अंदर से क्या हुआ, जो वो खुद के बारे में समझ रहा था वही बात उसके बॉस ने उसको बोल दी। So his own beliefs were repeated by the boss, whether he is aware of it or not, उसके ध्यान में आए या ना आए, he is feeling humiliation, guilt and desperation. उसको कौन सी भावनाएं महसूस हो रही है, लज्जा और गिल्टी फील हो रहा है, और डेस्परेट हो रहा है वो। हाँ, ये तीन चीजें उसे महसूस हो रही है। Now he is caught between the attack from the outside and the feared belief about himself on the inside. बाहर से बॉस ने वो बाण छोड़ा है, वो शब्दों का बाण, वो जो उसको उसका कत्ल करने वाला है, और अंदर से भी बाण छूटा है। खुद के ही बारे में जो मान्यता उसने कर लिया था, जो बिलीव कर लिया था, वो अंदर का बिलीफ से वो जो फियर्ड बिलीफ है उसका अटैक अंदर से हो रहा है। द रिजल्ट इज एन इनएबिलिटी टू रेस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू द अटैकिंग एनर्जी। अब देखो उसका बॉस अगर ऐसा कुछ बोलते आया, दूसरा कोई कॉन्फिडेंट व्यक्ति है, या जिसका सेल्फ वर्थ अच्छा है, या जिसका सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम अच्छा है, वो ये भी क्या हुआ, अच्छा तुमको ये अप्रोच नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, मैं दूसरा अप्रोच देखता हूँ, रुको आप जरा, मैं थोड़ी देर में अभी सोच के कुछ नया नया स्टार्ट तैयार करके मैं आपको ला के देता हूँ। ये भी तो वो शांति से बोल सकता था ना अपने बॉस को कि क्या हुआ, नहीं पसंद आया, अच्छा कोई बात नहीं, मैं दूसरा बना देता हूँ। लेकिन क्या उससे ये हुआ, नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ,
क्योंकि बाहर से जो बाण, जो तीर चला था, वो अंदर से भी चला था। और जब दोनों तरफ से, हम लोग गुजराती में कहते हैं सूडी वच्चे सुपारी, हाँ, जैसे वो अड़खीता होता है ना, उसके बीच में सुपारी, दोनों, ऊपर भी धार है नीचे भी धार है, ऊपर से चला नीचे से चला, कटना तो तय है। हाँ, so this is what happened. So this was the attacking energy that he could not face. When most animals are attacked, unless the threat is extreme or overwhelming, they respond immediately with increased awareness, energy and presence. देखो, कोई भी प्राणी हो, अगर कोई प्राणी पे अटैक होता है जो बहुत ज्यादा तेज अटैक नहीं है, जस्ट सडन है, ओके, अचानक से गाड़ी का आना, या अचानक से किसी ने चिल्लाना या लकड़ी मार के डराना, तो वो प्राणी में क्या हो जाता है, वो और अलर्ट हो जाता है, अवेयर हो जाता है, उसमें भागने के लिए ऊर्जा आ जाती है, और उसको पता है कि अब उसने क्या करना है। तो वो अटैक से बचने के लिए उसने इधर दौड़ना है या उधर दौड़ना है या नीचे बैठना है या जंप करना है, उसको तुरंत पता चल जाता है और वो उस तरह से करता है। द रिजल्टिंग बिहेवियर में बी फाइट, फ्लाइट, फ्रीज, और इन सर्टन सिचुएशन प्लेइंग डेड और फेंटिंग। देखो, कौन सी अलग अलग प्रतिक्रियाएं हो सकती है। हम लोग सबको, साइंस सब लोग पढ़े हैं, स्कूल गए हैं सब लोग, फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, हाँ, ये हम सबको पता है। या तो तुम खड़े रह के लड़ोगे, या तो तुम वहां से भाग जाओगे। तो तब तुम्हारा दिमाग कैसे चलता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि तुम अब क्या करने वाले हो। सो देखो, क्या क्या हो सकता है। एक तो तुम फाइट कर सकते हो, नहीं तो तुम फ्लाइट यानी भाग जा सकते हो, नहीं तो तुम फ्रीज हो जा सकते हो, स्टैचू बन जा सकते हो, पता नहीं क्या करना है, ओके। या तो कोई कोई सिचुएशन में तुम मरने की एक्टिंग भी कर लोगे, या गिरने की एक्टिंग भी कर रहे होगे, और उसी स्थिति में कुछ देर तक, या चक्कर आ गई, ऐसे एक्टिंग करके भी तुम, वो भी एक प्रतिक्रिया हो सकती है। Even when humans are physically attacked, they generally become alert and more attuned to the situation with increased energy to take the necessary action. प्राणी के जैसे हमारा भी वही है कि अगर अचानक से गाड़ी, तुम रोड क्रॉस कर रहे हो और अचानक से गाड़ी आ गई, तो तुम तुरंत अलर्ट हो जाओगे और क्षण में तय कर लोगे कि मैं क्रॉस कर डालूं, ये मेरे लिए बेहतर है, या मैं पीछे हटूं, ये मेरे लिए बेहतर है, या तो मैं स्टॉप, रुक जाऊं, वो गाड़ी वाला उसको जैसे जाना है जाए, या ब्रेक मारे। तो तुम फ्रीज हो सकते हो, ये भी तो हो सकता है। तो इस तरह से हमारी भी एनर्जी एक्शन के लिए बढ़ जानी चाहिए। what we are seeing here is that judgments are a form of psychic attack. अब फिजिकल अटैक के लिए प्रतिक्रिया शरीर के अंदर होती है। हाँ, तर्क वितर्क सोच समझ करने को ब्रेन के पास टाइम नहीं है, तो हमारे स्पाइनल कॉर्ड, हमारे स्पाइनल नर्व्स में उधर के उधर रिफ्लेक्स एक्शन से हम लोग एक्शन लेते हैं। ये अगर बाहर से शारीरिक डेंजर है तो। लेकिन जब साइकिक अटैक होता है, हमारे मनस्वी, हमारे पे, जब हमारे पे अटैक किया जाता है, what we are seeing here is that judgments are a form of psychic attack which in which your beliefs about yourself are actively involved. तो जजमेंट जो है, ये मन पे किए गए वार है, लेकिन इसमें और एक फैक्टर है, खुद के बारे में तुम क्या सोचते हो, वो भी इसके साथ मिक्स हो जाता है। हाँ, जैसे बॉब के बॉस ने उसको बोल दिया तुम फेलियर हो, फेलियर रहोगे, पर बॉब खुद को भी यही ही बोलते रहता है, यही मान्यता उसकी खुद की भी है। द रिजल्ट इज नॉट अ हाइटेंड अलाइवनेस। तो जब ये अटैक होता है खुद के बारे में, वो जो, जैसे मैंने कहा कि अगर वो खुद को फेलियर नहीं समझता, तो वो बॉस को बोलता क्या हुआ, किधर गलती हुई है, दिखा दो। अच्छा ठीक है, नहीं आइडिया पसंद आया आपको, कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ, राइट। अगर वो अंदर से भी खुद को वही नहीं समझता जो बॉस उसको बोल रहा है, लेकिन वो अंदर, तो वो अलर्ट हो जाता, ज्यादा अलाइव होता, ज्यादा ग्राउंडेड होता,
उसके बदले वो और सिमट गया। For Bob, it is as if the threat posed were too much for his system to handle. अंदर से अटैक, बाहर से अटैक, दोनों तरफ से जब अटैक आता है तो अब बॉब उसे हैंडल नहीं कर पा रहा है। He acted more like a child responding to an angry adult. उसका रिएक्शन कैसे था? अगर कोई प्राउड व्यक्ति जो जिसको गुस्सा आया है, वो एक बच्चे के साथ वो बच्चे को अगर डांटेगा तो वो बच्चा कैसे करेगा, वैसा बॉब ने रेस्पॉन्स दिया। नहीं नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मेरी नौकरी मेरे लिए मुझे बहुत जरूरी है, प्लीज मुझे दूसरा चांस दे दो। जैसे कि बॉब बड़ा व्यक्ति है, प्राउड व्यक्ति है, और अरे बॉस बड़ा व्यक्ति है और बॉब एक छोटा सा बच्चा है। उस तरह से उसकी प्रतिक्रिया आई। When you see a sluggish, diminished, or distorted response to an attack in an animal, like a dog or a horse, you imagine that something is wrong. The animal must be drugged, sick, or maltreated. देखो, अगर किसी घोड़े को या कुत्ते को तुम नोक रहे हो या टोक रहे हो, और अगर वो प्रतिक्रिया, अगर तुमने वो डॉग को अगर या घोड़े को अगर कोई लकड़ी से तुमने उससे हिलाने की कोशिश की, और अगर वो शारीरिक, हाँ, शरीर को उसको टोच के उसको हिलाने की कोशिश की, और अगर वो नहीं हिला तो तुम क्या सोचोगे? अरे इसको क्या हो गया है, क्या इसने कोई ड्रग ले लिया है, या तो क्या ये बीमार है, या क्या इसके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है? यही सोचोगे ना, है ना, कि भाई ये रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है, मैं इसको ढकेल रही हूँ, पोक कर रही हूँ, ये रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा है? तो तुम सोचोगे या तो इसने इसके खाने में कुछ आ गया है, या तो ये बीमार हो गया है, या किसी ने इसका कुछ किया है। ठीक है, यू मे सस्पेक्ट दैट समथिंग इन द एनिमल्स इंस्टिंक्ट फॉर सेल्फ प्रिजर्वेशन इज डैमेज्ड। और तुम्हारे जो खुद को बचाना चाहिए ना उसने रेस्पॉन्ड देके, तो वो जो सेल्फ प्रिजर्वेटिव इंस्टिंक्ट, हाँ, क्या कहते हैं उसको, काय प्रतिक्रिया, आई एम फॉरगेटिंग द वर्ड, सेल्फ प्रिजर्वेशन, प्रतिक्षिप्त क्रिया, हा, प्रतिक्षिप्त क्रिया, पण संरक्षणात्मक क्रिया, प्रतिक्षिप्त तर आहे, माझं म्हणणं आहे संरक्षणात्मक। सो खुद को सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म अगर इसका चल नहीं रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है, कि इसका सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म, सेल्फ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म चल नहीं रहा है। But you are so familiar with experiencing judgment that when humans react by becoming disoriented, impulsive or paralyzed, you consider this to be normal. लेकिन इंसानों के बारे में अगर कोई इंसान तुम्हें प्रतिक्रिया नहीं दे पा रहा है तो ये चीज तुम्हारे लिए इतनी नॉर्मल बन गई है कि तुम तभी ये नहीं सोचते हो कि या तो ये ड्रग हो गया है या तो ये बीमार है, इसके सेल्फ डिफेंसिव सिस्टम डाउन क्यों है, इसके बारे में नहीं सोचते, क्योंकि उसकी आदत हो गई है। When you become aware of how self-judgment operates in others, you see that most people react to it by becoming sluggish and constricted or by responding in a distorted way. जब भी तुम समझने लगते हो कि सेल्फ जजमेंट कैसे काम करता है और दूसरों में जब ये दिखता है ना, तब हमारे ध्यान में आता है कि अगर तुम्हारी वो प्रतिक्षिप्त संरक्षणात्मक क्रिया जो है ये अगर बिगड़ गई है तो तुम प्रतिक्रिया नहीं दे पाओगे, रिएक्शन नहीं दे पाओगे, स्लो होगा तुम्हारे रिएक्शन, या तो उसको कुछ अलग देखोगे, डिस्टॉर्टेड विजन होगा उसका, जो है वैसा नहीं। जैसे हम कहते हैं डोरी की जगह पे आपको सांप दिखेगा, तो ये डिस्टॉर्शन हो जाएगा। समथिंग इन द ह्यूमन साइक ब्लॉक्स द नेचुरल एनर्जी ऑफ सेल्फ प्रिजर्वेशन। कुछ तो हमारे
दिमाग में कुछ तो लोचा ऐसा हो जाता है कि खुद को ही प्रोटेक्ट करने की, खुद का ईगो को भी संभालने की प्रतिक्रिया हम नहीं दे पाते हैं. It is as if an objective observer from the outside can recognize the attack contained energetically in the judgment, but the person received the judgment cannot stay focused on the aspect of it. बाहर से देखने वाले को ध्यान में आ जाता है कि अरे ये बिल्कुल पैरालाइज हो गया है या ये डिस्टॉर्टेड हो गया है, लेकिन जो खुद अनुभव कर रहा है वो अपने आप को संभाल नहीं पाता. दिस इज वॉट मेक्स अ जजमेंट सीम डिफरेंट फ्रॉम एन अटैक. और इसलिए अटैक जैसा हमको वो अटैक दिखता है, लेकिन उसको वो अटैक हो रहा है ये उसके ध्यान में ही नहीं आता. Focusing on judgments as attacks make it easier for you to respond appropriately because you recognize an outside energy aggressively threatening your own state. तो जब हम पहचानने लगेंगे कि ये जजमेंट्स है, ये जजमेंट है जो अटैक हो रहा है, ये उसका जजमेंट है, और मुझे खुद के बारे में जो लगता है, मेरा जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ पावर है, इसके वजह से उसकी बात मुझे जो सच लग रही है, इसी वजह से मैं झेल नहीं पा रहा हूं. हाँ, तभी वो इतने शब्दों में वो हमारे ध्यान में नहीं आता. लेट लुक एट बॉब सिचुएशन अगेन. अब देखो, वो जो बॉब के पास आके उसके बॉस ने जो पेपर फेंके और जो बोला, उसी सिचुएशन को हम दोबारा देखेंगे. दिस टाइम ही इज एबल टू रेस्पॉन्ड विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व इन हिज बॉसेस जजमेंट. मैंने ऑलरेडी ये अपना दे दिया आपको कि वो अलग तरह से भी प्रतिक्रिया दे सकता था, लेकिन यहाँ पे ये भी वही बात कर रहे हैं. सो पढ़ते हैं. His boss throws the paper on Bob's desk and scowls. Bob, that's the worst piece of promotional writing I have ever seen in my life. What's the matter with you? हाँ, तो वो बॉब के टेबल पे आके वो पेपर डाल के बोलते हैं, क्या हो गया है तुम्हें, इससे तो बुरा मैंने जिंदगी में कभी नहीं पढ़ा है, ये क्या तुमने काम किया है. अब बॉब क्या करता है, बॉब टेक्स अ डीप ब्रेथ. बॉब, और पता है फ्रेंड्स, देखो कैसे है, जो पहली प्रतिक्रिया थी उसमें बॉब के जो शोल्डर्स थे वो सिकुड़ गए ना, वो स्लम्प हो गए. जब भी हम लंबी लंबी, अब भी आप लंबी सांस लेके देखो और देखो तुम्हारे शोल्डर्स को क्या होता है, क्या हुआ. लंबी सांस लेने से छाती फूलती है, जिसके वजह से हमारे शोल्डर्स स्ट्रेट हो जाते हैं, या हमारे शोल्डर्स उभरते हैं, या स्ट्रेट हो जाते हैं, या ऊपर उठते हैं, राइट. बॉब टेक्स अ डीप ब्रेथ टू कीप हिमसेल्फ काम इन द फेस ऑफ हिज बॉसेस एनर्जी. तो अभी उसके बॉस जो है वो बहुत क्रोधित है, तो ये क्रोधित एनर्जी जो है, इसको मुंह देने के लिए, इसको फेस करने के लिए बॉब एक लंबी सांस लेता है और शांति से जवाब देता है, आई सी यू डिडंट लाइक व्हाट आई रोट. अच्छा, तो मैंने जो लिखा है आपको पसंद नहीं आया, मेरे ध्यान में आ रहा है. आई वुड अप्रिशिएट इट इफ यू वुड सिट डाउन विथ मी एंड शो मी वेयर आई वेंट रॉन्ग. प्लीज आप बैठिए ना, आप बैठिए और आप मुझे बताइए कि कहाँ कहाँ मेरी गलतियां हुई. ये उसकी शांत प्रतिक्रिया होती. अब देखो, हियर बॉब फील्स द अटैक. तो अटैक तो हुआ है बाहर से, वो उसे महसूस भी होता है, बट डज नॉट अलाउ इट टू ट्रिगर अ नेगेटिव एवेल्युएशन ऑफ हिज ओन वर्थ एज अ पर्सन. मैं खुद को कितना भी कम या ज्यादा समझूं, हाँ, तुमने मुझे कम समझा है, वो मैं स्वीकार नहीं करता हूं. ठीक है, तो he recognizes the real threat is not what his boss is saying, but the way it tends to pull him into reacting emotionally, that is feeling judged. और उसके ध्यान में आएगा कि बॉब को गुस्सा आया, बॉस को गुस्सा आया, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये ठीक है, उसका चॉइस है और वो कर सकते हैं. अगर उनको काम गलत लगा, बुरा लगा, तो वो कर सकते हैं. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है कि अंदर से भी मैंने इमोशनल रिएक्शन मैं जैसे देता हूं अंदर से, उधर अच्छा या बुरा परिणाम तय होता है.
To deal with this, he stays focused on the matter in hand. अब मैंने भी इसको क्रिया को प्रतिक्रिया अगर दे दी तो झगड़ा हो जाएगा, इसलिए वो क्या चॉइस करता है, वो शांत रहने का निर्णय लेता है। तो टू डील विद दिस, तो शांत रहने के लिए जो विषय के बारे में ये सब हो रहा है उस काम की बात करने का चॉइस वो करता है। द फैक्ट दैट इज बॉस इज डिसप्लीज एंड डिसरिगार्ड्स द हार्श जजमेंट। बात क्या है, मेरा लिखा हुआ बॉस को पसंद नहीं आया, तो लिखा जो भी लिखा है वो काम के बारे में बात करते हैं। हाँ? मैं अच्छा हूँ, बुरा हूँ, कम हूँ, ज्यादा हूँ, तुम अच्छे हो, बुरे हो, तुम चिल्ला रहे हो या नहीं चिल्ला रहे, बात क्या है, बात जो काम की बात है उस काम की बात पे वो फोकस करता है। बाय स्पीकिंग डायरेक्टली टू द डिससेटिस्फेक्शन, तुम्हें किस तुम देखो उसको बॉस ने क्या क्या बोला, तुम निकम में हो, तुम्हें नहीं आता, अरे तुम में क्या क्या क्या, व्हाट इज रॉन्ग विथ यू, ये जो सवाल, व्हाट इज द मैटर विथ यू, ये जो सवाल पूछा, तो नथिंग इज द मैटर विथ मी, व्हाई आर यू अटैकिंग मी, ये पर्सनली ईगो पे न लेते हुए, मुद्दा क्या है, मैंने जो लिखा है वो तुम्हें पसंद नहीं आया, तो मुद्दे के बारे में बात करते हैं। तो उसने सारा ध्यान उस गुस्से को, उस जजमेंट को काटते हुए उसने डायरेक्ट मुद्दे पे हाथ डाला। So dissatisfaction with his writing and not the exaggerated insult. Bob is making it clear that he will not get involved in his boss's put down. There is something wrong with you, और तुम बकवास लिखते हो, इन सब बातों पे मैं ध्यान नहीं देने वाला, ये वाला जजमेंट तुम्हारा मैं अस्वीकार करता हूँ। बात किस चीज की है, ये लिखने के बारे में है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। He cuts through the verbal attack to what is most important at the moment and thereby defends himself. तो उसका डिफेंस क्या है, किस चीज, अभी किस चीज की बात हो रही है, लिखने के बारे में ना, बैठो मुझे बताओ कहाँ मैंने गलत लिखा है, ठीक है, तो तुम मुझे इंसल्ट कर रहे हो, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, वो सब ईगो का वो जो कुछ है उसको उसने काट दिया, उसको बाजू में हटा दिया और डायरेक्टली मुद्दे पे बात की। Perhaps now you begin to see why you respond differently to feeling judged than to feeling attacked. अगर तुमको ये लगे ना कि मुझे जज किया जा रहा है तो तुम थरकाप हो जाएगी, लेकिन अटैक हो रहा है तो तुम डिफेंड करोगे, कोई मार रहा है तो तुम बचाव करोगे, तो वो बचाव के लिए जो भी तुम्हारे पास साधन है उस साधन से तुम बचाव करोगे। When you feel judged, you believe you have to change yourself because something is wrong with you. अगर जजमेंट को तुमने ध्यान दिया, बॉब ने जजमेंट को ध्यान दिया तो उसको वो सिकुड़ गया, वो पैरालाइज हो गया, वो सीधे से बात नहीं कर पाया, लेकिन जजमेंट के बदले उसने अटैक पे ध्यान दिया होता, और दूसरे इंस्टेंस में उसने अटैक पे ध्यान दिया, तब वो मुद्दे पे बात कर सका और मुद्देशिर रह सका। Right? When you feel judged, you believe you have to change yourself because something is wrong with you. अगर जजमेंट पे ध्यान दोगे तो तुमको क्या महसूस होगा कि अरे कुछ तो मेरे में ही गलती है, मैं ही खराब हूँ, या मैं ही कम हूँ, या मैं ही नाकाम हूँ, और जो हूँ उसको बदलने की कोशिश में लग जाओगे। You know you need to defend yourself. When you feel attacked, you know that you need to defend yourself. Let's look at how this happens. अब ये कैसे होता है इसको जरा देखते हैं। देखो क्या होता है, एक है अटैक और दूसरा है जजमेंट। एम आई क्लियर? क्या मैं फास्ट जा रही हूँ? नहीं ना, सही है ना, फॉलो हो रहा है, राइट? ओके, सो जजमेंट अराउज नेगेटिव फीलिंग्स। जजमेंट जब आता है ना तब अंदर से बुरा महसूस होता है और नेगेटिव फीलिंग्स जागृत होती है। ईच नेगेटिव फीलिंग इज कनेक्टेड टू अ पर्टिकुलर आइडिया और बिलीफ अबाउट द काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड हाउ मेनी पीपल विल रेस्पॉन्ड टू इफ दैट बिलीफ इज ट्रू, एंड हाउ पीपल विल रेस्पॉन्ड इफ दैट बिलीफ इज ट्रू। अब देखो, जैसे हम कहते हैं ना, दुखती नस पे हाथ रख दिया,
मैं खुद को नाकाम यूजलेस समझ रहा था और बॉस ने वही बात बोल दी। यानी क्या किया? दुखती नस पे हाथ रख के दबा दिया। ऑलराइट। तो खुद के बारे में ही जो हम मानते हैं, वो जब दूसरे बोलने लगते हैं, तभी हमारी प्रतिक्रिया बनती है। फॉर इंस्टेंस, इफ योर जज अटैक्स यू बाय सेइंग यू आर अगली, यू माइट बिलीव दैट मेक्स यू अनलवेबल। अब देखो, क्रियाएं कैसी होते हैं। अगर किसी ने बोल दिया यार तुम कैसे हो दिखने को, तो तुम ये नहीं सोचते हो कि ये मेरे बाह्य रूप के बारे में बात कर रहा है, ये जो भगवान का नियति का दिया हुआ मेरा जो बाह्य रूप है, इसके बारे में बात कर रहा है, ऐसा सोचते हो तुम? नहीं। हम क्या सोचते हैं? मुझसे कोई प्यार नहीं करता। बोला क्या है? अरे तुम कद्रूपी हो, या तुम अच्छे, तुम दिखने में अच्छे नहीं हो, ये बात कही है। महसूस क्या किया कि मुझसे कोई प्यार नहीं कर सकता, आई एम अनलवेबल, एंड सो यू आर अफ्रेड दैट नो बडी विल चूज टू बी विथ यू। और फिर तुम डर जाते हो कि मेरे साथ कौन रहना चाहेगा, मैं तो प्यार के लायक ही नहीं हूं, मैं दिखने में अच्छी नहीं हूं। देखा, बोला क्या गया, महसूस क्या हुआ, कहां से कहां पे ये मुद्दा गया, आया ध्यान में? फीलिंग हेल्पलेस माइट लीड यू टू बिलीव। तो फिर तुम क्या महसूस करते हो? कि असहाय, असहाय बन जाते हो तुम। और जब भी हेल्पलेस महसूस करते हो, इट माइट लीड यू टू बिलीव दैट यू आर वीक। फिर तुमको क्या लगता है? मैं वीक हूँ, नीडी हूँ, इनएफेक्चुअल, सो पीपल विल बी डिसगस्टेड एंड टर्न देयर बैक्स। मुझे कौन पसंद कर सकता है, मुझसे तो लोग दूर ही भागेंगे, मेरे सामने तो क्यों कोई नजर उठा के देखेगा। ये हम महसूस करने लगते हैं, विश्वास रखने लगते हैं। You do not like to experience those old soul self images. So when you are in touch with your feelings connected to those self images, you want to distance yourself from the feelings by either denying them, trying to change them, ignoring them, or withdrawing from them. अब आदत सी हो गई है कि मेरे तरफ क्यों कोई ध्यान देगा, लोग तो मुझे पीठ ही दिखाएंगे, इसकी आदत सी हो गई है। तो जब और एक बार फिर से कोई पीठ दिखाता है, फिर से कोई ध्यान नहीं देता, फिर से नजरअंदाज करके जब कोई चला जाता है, फिर से बुरा जब लगता है, तो वो जो बुरा लग रहा है, इससे भागने के लिए या तो हम उसे नकारते हैं, या तो हम उससे अपने आप को दूर कर देते हैं, या तो हम उससे बदल डालते हैं, या तो हम उसे इग्नोर करते हैं और हम उस चीज से दूर भाग जाते हैं। हम एक्नॉलेज करना नहीं चाहते, हम देखना नहीं चाहते, क्योंकि इतनी बार बुरा लग चुका है कि अब उसके सर सामने हमें नहीं देखना। सो इन दीज केसेस, ये मैं तो ये ऐसे केसेस को क्रॉनिक केसेस कहूंगी। हाँ, एक्यूट अटैक को तुम फिर भी डिफेंड कर लोगे, लेकिन क्रॉनिक केसेस जब होते हैं, इनको डिफेंड करना बहुत मुश्किल है। तो ये जो क्रॉनिक केसेस है, द कंटेंट ऑफ द सेल्फ जजमेंट पुशेस यू इनटू फीलिंग अगली और हेल्पलेस, एंड यू इंस्टिंक्टिवली मूव अवे फ्रॉम दोज फीलिंग्स। अपने ही भावनाओं को दबा देते हैं, उससे दूर कर देते हैं। द प्रॉब्लम इज दैट यू ऑल्सो मूव अवे फ्रॉम योर अवेयरनेस। लेकिन देखो, अगर तुमने भावनाओं से दूर हटे, तो सजगता से भी तुम दूर हट जाओगे। सिर्फ भावनाओं से दूर नहीं हटोगे, तुम सजगता से भी दूर हट जाओगे। यू विल, द प्रॉब्लम इज दैट यू ऑल्सो विल मूव अवे फ्रॉम एनी अवेयरनेस दैट योर जज प्रोवोक this self rejection and the diminishment, disorientation and paralysis that go with it. हाँ friends, just excuse me for 1 minute, just 1 minute, हाँ मैं आती हूँ। हेलो।
Yeah, sorry about that. दरवाजे पे कोई आ गया तो देखने जाना. All right. Yes, there was. In the second example, okay. The problem is that you also move away from any other આરતીબેન that you're just આરતીબેન ઇયરફોન લગાવો સંભળાતું નથી. disorientation and हाँ anxiety. तेज पढ़ना आते हैं. देखो क्या सुन नहीं होता रहे. है अगर हमने नजर. भूल गए लगते हैं. I'm so sorry. Oh God. Okay. Okay. You can hear me now? Yeah. हाँ, तो क्या होता है कि जब हम हमारी भावनाओं को रिजेक्ट करते हैं, हमारे फीलिंग्स को रिजेक्ट करते हैं, उसको दबा देते हैं, उसके साथ साथ सजगता भी दब जाती है. और अगर सजगता नहीं रही तो हमें क्या हुआ, क्यों हुआ, ये हमारे ध्यान में नहीं आता. राइट. तो ये कहीं से भी हम इसका करेक्शन नहीं कर सकते. ये दब गई, सजगता भी दब गई, भावनाएं भी दब गई. ठीक है. अब देखो इन द फर्स्ट एग्जाम्पल, जो पहला एग्जाम्पल है, Bob got caught up in not wanting to be a failure and wasn't able to stay grounded and deal effectively with the energy his boss was directing at him. अब पहला जो बॉब का उदाहरण हमने लिया, इसमें क्या हुआ कि उसका बॉस जो भी कुछ कह रहा था, वो जो बोल रहा था उसमें वो बॉब इतना वो खुद को नाकाम समझता था और बॉस उसको नाकाम बोल रहा है. उस बात को वो इतना कनेक्ट हो गया कि वो अपने खुद का बचाव नहीं कर पाया. अपने बॉस के अटैक से वो खुद का बचाव नहीं कर पाया. When you recognize the input of the other person or your own judge as an attack, you naturally stay focused on how it is affecting you and how to stop it. लेकिन अगर उसने ये उसके जब ये ध्यान में आता है दूसरे एग्जाम्पल में कि बॉस अटैक कर रहा है, लेकिन मुझे खुद को डिफेंड करना है, मुझे खुद को बचाना है, अपने आप का बचाव करना है, तो वो ज्यादा अलर्ट हो जाता है और बहुत स्मार्टली रिप्लाई कर सकता है. ठीक है. बॉब यूज्ड द सिंपल प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग अ ब्रेथ एज अ वे टू स्टे इन टच विद द इमीडिएट रियलिटी. इसकी बातों में अगर मैं आ गया तो मैं ये हो जाऊंगा, पैरालाइज हो जाऊंगा, मैं सोच नहीं पाऊंगा, मैं खुद का बचाव नहीं कर पाऊंगा. तो उसकी बातों में नहीं आने के लिए, ग्राउंडेड रहने के लिए बॉब ने बहुत सिंपल ट्रिक यूज की, या एक सिंपल चीज की, वो है लंबी सांस लेना. लंबी सांस लेते ही वो रियलिटी में ग्राउंड हो गया, यानी ही गॉट ग्राउंडेड इन द रियलिटी एंड ही वाज एबल टू डिफेंड हिमसेल्फ, और अपने आप को वो डिफेंड कर पाया. Okay, so a simple practice of taking a breath as a way to stay in touch with the immediate reality of feeling attacked by his boss's anger. This helped him to respond effectively. हाँ, तो सकारात्मक रीत से वो बॉस को जवाब दे पाया. It is important to recognize at this point that self-judgment served a very useful purpose for you as a child for just the aforementioned reason. अब देखो, जब तुम छोटे बच्चे थे तब तुम्हारा सेल्फ जजमेंट जो भी आता था उसका एक ध्येय हुआ करता था, और उसमें कुछ चीजों से तो उसके पीछे कोई पर्पस हुआ करता था. ठीक है. The sense of invasion, rejection or hurt caused by the parents' critical energy was often overwhelming to your sensitivity. So distancing from yourself, यानी self rejection,
dulled your awareness of the attack to help you survive what was intolerable or unstoppable. अगर कोई छोटा बच्चा है जिसका पालक माता या पिता उसको बहुत बार कुछ बुरा कहते हैं, मारते हैं, बोलते हैं, हाँ, फिजिकल वायलेंस तो इन लोग इनकी कंट्री में लीगली अलाउड नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ तो सिर्फ बातों का वर्षाव नहीं होता, हाथ पैरों का भी वर्षाव होता है बच्चों पे। ओके, जब एक बच्चा को अटैक होता है एक बड़े व्यक्ति से, चाहे वो शाब्दिक अटैक हो, चाहे वो शारीरिक अटैक हो, और जब उसके ध्यान में ये आता है कि मैं इस अटैक को नहीं रोक पाऊंगा, वो उतनी क्षमता मेरे में नहीं है, तभी वो क्या करता है, वो अपने ही भावनाओं से खुद को अलग कर देता है ताकि वो दर्द या दुख उसे महसूस नहीं हो। अब जैसे मेरी वो जो कजिन सिस्टर है उसकी एग्जाम्पल अगर ले, पहली बार उसको लुच्ची बोला, देखा कितना दुख हुआ। अब दूसरी बार जब कोई लुच्ची बोलेगा तभी उसको थोड़ा कम दुख होने वाला है, और तीसरी बार उसको आदत हो जाएगी, वो अपने ही भावनाओं से खुद को दूर कर देगा। बच्चे को हम कहता है यार तेरे तो दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, बाप रे, ये वाला सेंटेंस मैंने माँ बाप को बच्चे को बोलते हुए इतनी बार सुना है, और हर बार जैसे कि मेरे दिल पे छुरी चलती है जब भी मैं ये किसी भी माँ बाप को अपने बच्चे को ये जब बोलते हुए सुनती हूँ ना, मेरा पूरा शरीर कांप उठता है कि तुम क्या मैंने अभी बोला, तुम मूर्ख हो, तुमको कुछ आता नहीं है, तुम जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाओगे। ये जब बोलते हैं तो पहली बार बुरा लगता है, रोना आता है, उसको समझ में नहीं आता है कि क्यों मैं इमोशनली रिएक्ट कर रहा हूँ, क्यों मैं रो रहा हूँ। दूसरी बार जब बोलता है, तीसरी बार, दिन में जरा अगर 10 बार तेरे तो दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं, अगर किसी एक बच्चे को ये एक सेंटेंस बार बार बोला जाए, क्या लगता है वो अपने भावनाओं से कनेक्ट होगा, सजगता बढ़ाएगा, वगैरह वगैरह, ये सब होगा? बिल्कुल नहीं होगा। वो अपने आप को खुद से दूर कर देगा, अपने ही भावनाओं से, अपने ही विचारों से, अपने ही मान्यताओं से तोड़ देगा। इन शॉर्ट वो खुद को रिजेक्ट कर देगा। हाँ, तो खुद को बचाने के लिए, पर देखो वो बच्चा है, वो असहाय है, वो बड़े के सामने वो छोटा है, लेकिन हम बड़े हो जाने के बाद भी प्राउड बन के रिएक्ट नहीं करते। वी डोंट रिएक्ट एज एडल्ट, वी स्टिल रिएक्ट एज दैट स्मॉल लिटिल चाइल्ड, बिकॉज तुम्हारे अनुभव में वही बैठा है, वो जो बच्चा, वो जो तुम्हारे अंदर का बच्चा जिसने इतना दुख, इतने फटके सहन किए हैं, उसने जिसने अपने खुद को ही रिजेक्ट कर दिया है, मरे हुए को क्या मारोगे? हाँ, ये अवस्था बन जाती है कि मरे हुए को तुम क्या मारोगे। जो खुद को ही कुछ नहीं समझता उसको तुम कुछ नहीं हो ये बोलोगे तो क्या है, राइट? तो ये सेल्फ रिजेक्शन है, इसको कहते हैं खुद को ही रिजेक्ट कर देना। द सेंस ऑफ इन्वेजन, रिजेक्शन और हर्ट कॉज्ड बाय द पेरेंट्स critical energy was often overwhelming to your sensitivity. So distancing from yourself, self-rejection, dulled your awareness of the attack to help you survive what was intolerable and unstoppable. तो जो तुम नहीं रोक सकते, जो तुम सहन नहीं कर सकते, तब जिंदा रहने के लिए खुद को ही तुमने जो रिजेक्ट किया, ये जिंदा रहने के लिए इस बात की तुम्हें मदद हुई, लेकिन तब तुम बच्चे थे। ओके, इन एक्सट्रीम केसेस ऑफ अब्यूज एंड ट्रॉमा, जो लोगों ने बहुत अब्यूज, जो बच्चों पे बहुत ज्यादा शारीरिक, मानसिक, शाब्दिक अत्याचार किए गए हैं, ऐसे केसेस में द ओनली वे टू सर्वाइव वाज टू कंप्लीटली डिसोशिएट फ्रॉम रियलिटी इन द मोमेंट। ये मार खाने वाली मैं हूं ही नहीं, मैं हूं ही नहीं, ये दिस इज नॉट मी, वो अपने ही पर्सनालिटी से स्प्लिट हो जाते थे। और इसी तरह से देयर इज अ कंडीशन इन साइकियाट्री, स्प्लिट पर्सनालिटी।
ओके, देयर वाज अ बुक कॉल्ड सिबिल जो मैंने अपने कॉलेज के दिनों में पढ़ी थी। सिबिल नामक एक किताब बनी थी, एक साइकियाट्रिस्ट ने लिखी थी, एक केस स्टडी पे उन्होंने लिखी थी। वो लड़की ने 19 पर्सनालिटीज बनाई थी खुद की। 19, नॉट वन नॉट टू, 19 पर्सनालिटीज, कैन यू इमेजिन दैट? और इतना इतना उसने खुद को स्प्लिट कर दिया था, क्योंकि जो भी बच्ची जब वो थी उसके साथ जो भी हो रहा था वो इट वॉज बियॉन्ड इमेजिनेशन। जो क्रूरता वो अनुभव कर रही थी, वो क्रूरता किसी भी एक व्यक्ति ने सहन करना हम सोच भी नहीं सकते। ऑलराइट, तो जब दुख बहुत ज्यादा होता है, दर्द जब ज्यादा होता है, हम खुद से ही खुद को अलग कर देते हैं। Yeah, this is what we do. So in extreme cases, they would completely dissociate from reality in the moment. In this case, all awareness of the feelings and sensations involved in is suppressed. The child leaves her body until it is safe to return and usually does not remember what her experience was. तो अगर जब वो मार खा रहा है बच्चा, वो अपने शरीर को छोड़ देता है और शायद वो मार खाते खाते बेहोश हो जाए या जो भी होता होगा, लेकिन जब वो फिर से जागा होता है, जागृत होता है, जब वो फिर से सजग होता है, तभी उसको याद ही नहीं है उसको मारा गया है करके, क्योंकि उसने अपने ही शरीर को छोड़ दिया था। वी विल सी दैट योर एंगेजमेंट वो ड्यूअल पर्सनालिटी रहती है, इसकी इसकी वजह से रहती है। हो सकता है, देयर कैन बी अदर रीजंस डुअल पर्सनालिटी के और भी, पर यस, बॉटम लाइन यही है, यस, डिफेंसिव मैकेनिज्म होता है वो, जब तुम तुम्हारी पर्सनालिटी को स्प्लिट कर देते हो। हाँ, so we will see that your engagement with judgment is a mild form of dissociation in that you lose touch. अब हमारे साथ तो इतने हद तक कुछ बुरा हुआ नहीं है, हाँ, भगवान की दया से, none of, or I don't know, whatever, we haven't been through that kind of abuse, I hope, but देर छोटे छोटे अत्याचार हम पर जरूर हुए हैं। छोटे जब कोई जजमेंट्स, जब हम छोटे थे तभी कोई कोई जजमेंट्स हम पर जरूर पास कर दिए हैं, पास किए गए हैं, और वो जजमेंट्स का हमने स्वीकार किया है और हमने खुद को सजाए मौत दे दी है। और इसलिए अब हम उस चीज से, हमारे अंदर के उस बच्चे से, वो दुख भरे बच्चे से हम नाता तोड़ देते हैं या खुद से ही नाता तोड़ देते हैं। We will see that your engagement with judgment is a mild form of dissociation, खुद से ही नाता तोड़ना। In that you lose touch with the experience of being attacked. फिर क्या करते हैं? स्मृति को दबा देते हैं, हमें याद ही नहीं है, क्योंकि खुद से नाता तोड़ दिया। जैसे मेरे पति का आपको उदाहरण दिया था, उनको बिल्कुल याद नहीं है, जबकि उनकी मेमोरी पावर बहुत स्ट्रांग है, फोटोग्राफिक मेमोरी कह सकते हो, इतनी स्ट्रांग है उनकी, क्या क्या किधर कितने नाम क्या क्या याद रहता है उनको, लेकिन 10 साल की उम्र का वो घटना उनको बिल्कुल भी याद नहीं है। उन्होंने अपने ही अंदर के बच्चे से नाता तोड़ दिया। अब ये नाता अगर फिर से जोड़ना है तो आप इमेजिन कर सकते हो कि कितना काम करना पड़ेगा, हाउ मच ऑफ थेरेपी विल बी नीडेड फॉर हिम टू रिकनेक्ट टू हिज इनर चाइल्ड। और मेरे ख्याल से जैसे ममता, सुचित्रा, हमारे ग्रुप में से कुछ जन है कि जिन्होंने उनकी उस बच्चे के साथ कनेक्ट होने की यात्रा फिर से देखी। अभी लेटेस्ट जो सेशन हो गया जो स्मिता ने किया, तब भी और भी थोड़ा सा हीलिंग हुआ, तो ये धीरे धीरे होते जाता है। सो एनीवे, सो इसको डिसोसिएशन कहते हैं। मेरा मुद्दा ये है कि इस तरह से हम अपने ही स्मृति को दबा देते, हमको कुछ याद ही नहीं रहता, एंड द रिजल्टिंग डैमेज, क्या नुकसान हुआ था उस वो भी याद नहीं है, क्या हुआ था वो भी याद नहीं है। Instead, you take on the content of the judgment and the judge's perspective of what is important, and the instinctual movement to respond appropriately is blocked. अभी क्या है, वो 10 साल का बच्चा, तभी उसने क्या सोचा हो कि अगर मैंने इस दुख को सहन करने की कोशिश की तो मैं टूट जाऊंगा,
मैं खत्म हो जाऊंगा, ये मेरे सहन शक्ति से बाहर है। इसलिए वो स्मृति को, उसको कुछ याद ही नहीं है, उसने खुद को बचाने के लिए उस स्मृति को दबा दिया, लेकिन दबी है, गायब नहीं हुई है। तो उसकी कुछ कुछ झलक, उसके कुछ कुछ फीलिंग्स, उसके कुछ कुछ थॉट्स जिंदगी भर इन बिटवीन ऊपर आते रहेंगे, और जो भी तुम कर रहे हो उस पर उसका परिणाम तो होते रहेगा, कुछ ना कुछ उसका इफेक्ट तो होते ही रहेगा। ओके, तो इस तरह से हम लोग ब्लॉक कर देते हैं हमारे ही अनुभव को ब्लॉक करते हैं, और उसको जैसे हमने रिएक्शन देना चाहिए या रेस्पॉन्स देना चाहिए, वो रेस्पॉन्स देने की क्षमता को भी हम ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ओ इट्स 4:30, ऑल राइट। तो ये साइड हेडिंग जो है ये यहाँ पे खत्म हुआ। इज दिस मेकिंग सेंस टू यू फ्रेंड्स? जो पढ़ रहे हैं आपको यू कैन कनेक्ट विथ इट या आरती, हो ना? हा, मी एक तुला त्याचं एक्झाम्पल देते. तुला आठवतंय वैभवी रणदिवे? कोण आठवतंय? वैभवी रणदिवे, हा हो आठवते वैभवी. तिच्या आईचं एक्झाम्पल. हा हा तिची आई माहितीये ना तुला, संस्कृत मध्ये PhD होती. हो 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 हा, आणि आपल्या इकडे गुरुपौर्णिमेला हा अरिहंत मध्ये त्यांना बोलवायचं चाललं होतं, ओके आणि त्या मधल्या पिरियड मध्ये हा तिचे वडील वारले. ओ आणि वैभवी या 2 बहिणी होत्या. हा तर म्हणजे 2 बहिणी आहेत, हा आणि ज्या वेळेला तिचे वडील वारले त्या हम्म, आईला तो शॉक एवढा जबरदस्त होता हम्म. की आईने लग्नापासूनचा पुढचा पिरियड ब्लॉक करून टाकल्या मेमरीज. अरे बापरे. हो, ती कोमा, नंतर मग ती बेड रिडन होती ना, आणि तिने म्हणजे एवढी परिस्थिती होती की ह्या 2 मुलींनाही ती ओळखत नव्हती शेवटपर्यंत. हम्म. म्हणजे वडील गेल्यावर ती 3-4 वर्ष जगली, पण त्या सगळ्या मेमरीज ब्लॉक करून. काहीच तिला आठवत नव्हती. नवरा होता हेच आठवायला नको, नाही, म्हणजे तो तिला गेलाय तेच ह्याला नको. तोंड द्यायला नको. हम्म. परफेक्ट एक्झाम्पल स्वाती. सो सॅड. आय एम व्हेरी सॉरी टू नो दिस. ऑल राइट. आई पण वारली आता, पण अच्छा तिने सगळं ते ब्लॉक करून टाकलं होतं. ओके. सो देखा कैसे जब दुख सहन नहीं होता, अगर मुझे पति था ये याद रहे तो पति गया है इसको भी मुझे कबूल करना होगा। पति ही नहीं, पति था इसको ही मैं अगर भूल जाऊं तो वो पति को लग के जो भी चीजें सब इंक्लूडिंग उनका डेथ सब कुछ छूट जाएगा, सारी स्मृतियां चली जाएगी। देखो कितने एक्सट्रीम केसेस होते हैं ना। हाँ, लेकिन फ्रेंड्स मैं ये चाहती हूँ कि हम सब, आप भी और मैं भी, हम अपने अंदर के जज को पहचाने, क्योंकि हम कोई एक्सट्रीम केसेस है नहीं। हाँ, अब एखादा होगा तो माफ करना, पर मुझे नहीं लगता। हम काफी सजग है, हम बहुत सालों से अभ्यास में है। हाँ, तो हमारे खुद को ही पहचानना, इससे बड़ा काम तो कोई है नहीं। और खुद से ही पहचान बढ़ाने के लिए हु एम आई, you know, we are all moving towards that spirit existence of our own आत्मा, our own soul. तो मैं चाहती हूँ कि हमने कौन सी स्मृतियों से दबाई है, हमने कौन से इमोशंस को हम ध्यान ही नहीं देते, किन किन चीजों को हमने रिएक्ट करना छोड़ दिया है। जब मैं इसके बारे में सोच रही थी, I'll just take another minute or so of yours, you know. तो अगर मैं खुद के बारे में सोच रही थी कि मुझ पे कोई जजमेंट लेटेस्ट किसने पास की है, तो मेरे ध्यान में आया कि मेरी जो बड़ी वाली ननंद है, बहुत अच्छे दोस्त है, हाँ प्लीज मेरी ननंद और मैं बिल्कुल मिसअंडरस्टैंड नहीं करना, लेकिन हुआ ये है कि मैं देख रही हूँ हर बार वो आती है, हर बार उसके मुंह से एक वाक्य निकलता है, तुला ना लोकांकडनं काम करून घेता येत नाही। वो हमेशा हर बार, हर विजिट में एक बार तो मुझे वो बोलती ही है कि तुमको ना लोगों से काम करवाना नहीं आता। और जब मैं जब ढूंढ रही थी कि कौन सी ऐसी चीज है कि जो मुझे कही जाती है, फिर मैंने अंदर से झांक के देखा कि क्या मैं इस चीज को मानती हूँ
तो पहले तो मैं मतलब मेरा स्वभाव है, मैं जब भी कोई क्रिटिसिज्म देता है ना, मैं रिएक्ट नहीं करती, मैं चुप बैठती हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोलती, मैं जानती हूँ मैं क्या हूँ। फिर मैंने याद किया, मैं स्मृतियों में गई और मैंने याद किया कि पहली बार उन्होंने ऐसा कब कहा था। तो हुआ ये था कि मेरी सर्वेंट आई थी, लेकिन उसकी तबीयत ठीक नहीं थी या जो भी कुछ होगा, लेकिन वो सर्वेंट के पास मैंने जितना काम करवाना था, क्योंकि घर में बहुत मेहमान थे, तो उतना मैंने नहीं करवाया और उसको बोला तुम जाओ, मैं हैंडल कर लूंगी। उस बात पे से वो बोले तुम काम वालियों से कितना काम करवाना चाहिए, तुम्हें ये आता ही नहीं है, तुम हमेशा सर्वेंट्स को एक्सक्यूज करती रहती हो, क्यों उसको तुमने जाने दिया। मैं बोली यार वो ऑलरेडी 4 घर के करके आई है, वो तो क्या क्या उनका वो काम है, उनको आदत होती है, तुम क्यों अभी तुमको तकलीफ हो रही है। देखो मैं बोली कोई तकलीफ नहीं, मैं कर लूंगी मैनेज। बट यू नो व्हाट, तभी से ये स्टार्ट हो गया। अच्छा वो तभी इंसिडेंट हो गया, उसके बाद में कोई इंसिडेंट नहीं हुआ, बट उसका ध्यान वो रहता है कि जिसके पास से, फॉर एग्जाम्पल मैंने बहू के पास से कुछ करवाना चाहिए था, या मेरे पति के पास से, या बेटे के पास से, तो उसका कहना है तुम क्यों कर रही हो, तुमने सबके पास से काम करवाना, इट्स अ टैक्ट, इट इज अ स्किल, यू हैव टू लर्न टू डिस्ट्रीब्यूट वर्क। वो बहुत पॉजिटिवली ये बात कहती है, मैं उनको नेगेटिव नहीं ठहराना चाहती, लेकिन इसका परिणाम मुझ पे क्या हो रहा है, ये मेरा मुद्दा है। जब मैंने अंदर जाके देखा मुझ पे कोई परिणाम नहीं है, क्योंकि खुद के बारे में मैं इस बात को बिल्कुल मानती नहीं हूँ। तो वो बोलती है तो भी, लेकिन अभी सजगता की आदत हो गई है, तो जब भी कोई सेंटेंस मेरे दिमाग में या दूसरों के मुंह से 2 से अधिक बार बोला जाता है, तो मैं तुरंत अलर्ट हो जाती हूँ। अगर समझो मुझे कोई थॉट दिमाग में आया कि अरे वो काम करना है, फिर मैंने नहीं किया, फिर दूसरी बार वापस वो आया, फिर तीसरी बार मैं उठ ही जाती हूँ कि नहीं, बार बार ये थॉट साइकिल में घूमने से तो अच्छा है इस चीज को खत्म करें। तो वो सजगता बरसों से डेवलप करते आ रहे हैं, वो हो गई है, इसलिए ये बात ध्यान में है। लेकिन समझो अगर मैं वैसी नहीं होती, अगर मैं वीक हार्टेड होती, अगर मैं सेंसिटिव होती, तो मैं समझती क्या मैं बुरी हूँ सच्ची, मुझे लोगों को हैंडल करने नहीं आता क्या, मैं इसलिए मैं हमेशा ऐसा होते रहता है मेरे साथ, मैं कौन से ट्रिप पे चली जाती, कोई और ट्रिप पे ही चली जाती। मेरा सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ रिस्पेक्ट सब चकनाचूर हो जाता, अगर वो जो कह रही है वही मैं खुद को समझती तो। राइट Madam, I just want to add, या here when you said like this, that means स्वचे भाव हे स्व आपल्याला समजायला पाहिजे. What I Exactly. am, in the Exactly. sense, judgment of others, it is their opinion. राइट मला काय वाटतं, how I am Right. the best judge of myself. राइट त्यामुळे है ना, that is Right. टेक होम पॉइंट आहे सगळ्यांनाच आहे हाँ ऑफकोर्स, कारण की हे Take- रिलेशनशिप में होता ही है मैडम, आपने जो होता अभी ही है। शेयर किया ना, ये काफी रिलेशनशिप में होता ही होता है, वी है। गो थ्रू दैट, हाँ एंड व्हेन इट इज ओवर एंड ओवर अगेन ना, यू हाँ। फील लाइक कभी यू आर वीक इनफ, देन यू फॉल डाउन टू दैट. Exactly. And it's not about in this situation, Shanti, what you said, I am the best, yeah, I know who I am. Okay, इससे भी ज्यादा मेरा एनालिसिस में ये था कि वो जो बाई के पास काम न करवाने का मेरा जो निर्णय था, so I'm going into action. That decision of that action was not wrong. That is my confidence. I know I did the right thing. When you know that you have done the right thing, you will not take any blame from yourself or from others. No regrets. No No blames. You will not, there will be no self-blame or blames from others, because you know you have done the right thing. For that, you have to have awareness. Every moment, हर निर्णय हमारा विवेक बुद्धि और सजगता से होना ही चाहिए. राइट तो मैंने ये एग्जाम्पल इसलिए दिया कि मैं आपको कहना चाहती हूँ, आप भी सोचो कि आप खुद के बारे में क्या जजमेंट, क्या सोचती हो,
और क्या आपके आपके अंदर के जजमेंट को मैच करने वाला बाहर से भी कोई जजमेंट मिलता है, इसके बारे में सोचो। हाँ, और कहाँ से आया। और ज्यादातर आप देखोगे बहुत जो डीप रूटेड है वो बचपन से आया हुआ होता है। तो क्या हुआ था बचपन में। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। अगर ये किताब के पढ़ने के साथ साथ हम करते हुए जाएंगे तो हम ठीक भी होते जाएंगे, हम हील भी होते जाएंगे। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात आज क्लास के Yes, स्टार्टिंग yes. में ही बेला ने कही कि आरती हम लोग कुछ बोलते नहीं है, हम रिएक्ट नहीं करते ज्यादा, या क्योंकि हम सोचते रहते हैं कि तुम जो पढ़ रहे हो, जो बता रहे हो, वी आर इन द, वो चिंतन मनन हमारा चालू रहता है। सो देर इज दिस मेंटल वर्क गोइंग ऑन एंड सो वी कैन नॉट immediately respond, and so we are still into the processing, and therefore it takes some time. So which is a fantastic thing if that is happening. This All shows, ma'am, bringing up a child is so very important, which I think most of us are lacking. Abhi awareness aa gaya, at least the next generation, I think we should, yes, yes. pass on. अभी बच्चों को, हमारे बच्चे अपने बच्चे चॉइस से पैदा करते हैं, ना कि शादी हुई है इसलिए, या ना तो सेक्स किया है और बच्चा हो गया इसलिए। अब वो जो बड़ी सजगता से ये बच्चे के तन मन धन सब चीज से मैं प्रोवाइड कर पाऊंगा या नहीं। हाँ, आज जब स्कूल की फीस 1-2 लाख रुपए पे चली गई है पर ईयर, तो क्या मैं ये बच्चों को प्रोवाइड कर पाऊंगा? विल आई बी एबल टू गिव द बेस्ट? और दैट इज व्हाई दे आर आल्सो चूजिंग टू हैव ओनली वन चाइल्ड. That is also happening. So there is a lot more awareness present in the world right now than it was even for our generation, which is a good thing. All right. कोई और कुछ कहना चाहता है, और should we stop on that note? Yes. हाँ, आरती बेन, हाँ, मैं बोलो। बोलूं? हाँ, फर्स्ट टाइम आपका इंट्रोडक्शन हुआ ना, हाँ जी, तभी मैंने आपको पूछा ना, तो आप बोले ना एक ही वर्ड मेरा जीवन बदला है। हाँ, आप बोले मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ, और yes. उसकी वजह से मेरा आत्मविश्वास इतना बढ़ गया कि नहीं, मैं जिधर भी हूँ, जो भी हूँ, सही हूँ और परफेक्ट हूँ, और उसमें मेरा ग्रोथ करने का है। तब तक मेरे को थोड़ा डगमगा हुआ था आत्मविश्वास। हाँ, बिल्कुल। मुझे लोग पूछते हैं तुम क्या करते हो, मैं बोलती हूँ मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। अपनी ही नौकरी चाकरी में हूँ मैं। यस, और एकदम मजे में है, एकदम मजे में, यू आर एंजॉयिंग योर जॉब, दैट इज द बिगेस्ट। एब्सोल्युटली, आई लव माय जॉब। थैंक यू मीना बेन, थैंक यू शांति। ऑलराइट फ्रेंड्स, चलो रुकते हैं। थैंक यू सो Thank मच you. एवरीबॉडी, बाय बाय, आई विल सी यू टुमारो। Thank you, Aarti. Yes.